और नंबर 3 देखा था हम लोग एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ बिहार, यानी बिहार का जलवायु कृषि क्षेत्र में वर्गीकरण। ठीक है, आज हम लोग इससे मजेदार टॉपिक है बिहार में कृषि का पिछड़ापन। तो पहला हेडिंग दे लो, बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर इन बिहार। पढ़ते चलना है, समझते चलना है और लिखते चलना है, तीनों काम एक साथ। तो यानी बिहार में कौन कौन से ऐसा फैक्टर्स है जिसके कारण यहाँ का एग्रीकल्चर पिछड़ा हुआ है। और एग्रीकल्चर यदि पिछड़ा हुआ है, यानी कृषि यदि पिछड़ा हुआ है, तो यहाँ के लोग भी क्या हो जाएंगे, फिर कहीं ना कहीं पिछड़े हो जाएंगे, यानी विकास की रफ्तार में पीछे हो जाएंगे। कारण क्या है इसके पीछे? क्योंकि बिहार की लगभग 70% जो आबादी है वह कृषि पर निर्भर है। यदि कृषि में ग्रोथ होता है तो इन लोगों का ग्रोथ होगा, क्योंकि उनका सीधा सा संबंध किससे है, वह एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। जहां पर इतनी बड़ी आबादी यानी लगभग 2/3 आबादी एग्रीकल्चर पर निर्भर है, तो वहां स्वाभाविक है कि यदि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा तो 70% लोगों का भी डेवलपमेंट होगा। यदि एग्रीकल्चर का बैकवर्डनेस होगा तो 70% लोगों का बैकवर्डनेस हो जाएगा। और कल हमने चर्चा किया था कि इन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट से तो एग्रीकल्चर रोड मैप यानी कृषि रोड मैप का निर्माण किया है। और ये तीसरा कृषि रोड मैप चल रहा है 2008 से 12, 12 से 17, 17 से 22, उसी को 1 साल एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही देखिए कि कौन कौन से कारक हैं बिहार में कृषि के पिछड़ेपन का कारण। तो पहला तुम्हारा कारण क्या है, प्राकृतिक कारण। कौन सा कारण है, प्राकृतिक कारण। यानी सबसे पहला जो है तुम्हारा रीजन क्या है, फिजिकल है, प्राकृतिक है, यानी प्रकृति से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। इसमें क्या हो जाएगा, प्राकृतिक कारण है। जरा सोच के देखो, एक तो क्या है कि तुम्हारा जो एग्रीकल्चर है बहुत ज्यादा मानसून पर निर्भर है, मानसून पर निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑन मानसून। कहने का मतलब है कि जो बिहार का जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें सिंचाई सुविधाएं होनी चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर का एक महत्वपूर्ण इनपुट्स क्या होता है, एग्रीकल्चर इरिगेशन होता है। और बिहार में देखेंगे डेटा कि बिहार के अधिकांश जो है वो कृषि भूमि अपनी सिंचाई के लिए किस पर निर्भर है, तो मानसून पर निर्भर, डिपेंडेंसी ऑन मानसून। अब यहां पर बता चुके हैं कि मानसून क्या है, लगातार वह अनिश्चित होता जा रहा है, इरेटिक होता चला जा रहा है। अगर मान लो कि मानसून समय पर आए तो बारिश हुआ, मानसून यदि नॉर्मल रहा तो बारिश होता रहा। यदि मानसून में थोड़ी बहुत भी अनिश्चितता होती रही तो यह सीधे सीधे एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। आप देखेंगे कि जिस वर्ष मानसून अच्छा होता है या वर्षा अच्छी होती है तो उस साल किसानों को अच्छी फसल होती है। जहां मानसून फेल हो जाता है या मानसून कमजोर पड़ता है या वर्षा में अनिश्चितता होती है, वहां पर ये एग्रीकल्चर पिछड़ जाता है। बात सही है। अब यहां पर एक चीज और फैक्टर्स जोड़ करके देखो, हमने बताया था कि जो शाहाबाद वाला क्षेत्र है बिहार में, वहां पर मानसून की अनिश्चितता से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसका कारण यह है कि वहां पर सोन नदी के द्वारा क्या किया गया, नहरें निकाली गई हैं और किसानों को समय से क्या होता है, जल उपलब्ध कराया जाता है। और यह नदी भी क्या है, पेरेनियल रिवर है, सतानीरा है, सालों भर वर्ष वर्ष में जल रहता है। तो जहां पर इरिगेशन फैसिलिटी का डेवलपमेंट हुआ है वहां तो एग्रीकल्चर ठीक ठाक रहेगा, लेकिन जहां पर सिंचाई सुविधाओं का विकास नहीं हुआ है तो वहां पर कृषि किस पर निर्भर हो जाएगी, मानसून पर। कई बार प्रश्न देखने को मिलेगा कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, व्याख्या की। इसका मतलब कि जुआ कि मानसून सही समय पर आया, सही से मानसून का बारिश मिल रहा है तब फसल अच्छी होगी, और फसल जब अच्छी होगी तो किसानों की आय में क्या होगी, वृद्धि होगी। और जैसे ही मानसून असफल होता है, मानसून इरेटिक होता है
और ये बता रहे हैं कि पिछले 5-10 सालों से क्या, और जब से ये ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, तब से ये मानसून बहुत ज्यादा इरेटिक हो रहा है, अनिश्चित हो रहा है। यानी कुछ ही समय में बहुत ज्यादा बारिश और एक लंबे समय तक फिर बारिश नहीं होगा, फिर कुछ समय के लिए बारिश हो जाएगा, और पता चला कि 2-4 घंटे में इतना ज्यादा बारिश हो गया, कहीं बाढ़ आ गया, और पता चल रहा है कि 1-8 महीने तक फिर बारिश नहीं हुई। तो ऐसी स्थिति में एग्रीकल्चर पर क्या पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो प्राकृतिक कारण में मानसून पर निर्भरता, बाढ़ एवं सूखा, फ्लड एंड ड्राउट, बाढ़ एवं सूखा। अब देखो डेटा क्या कहता है, तुम्हारा 28 जिला क्या है बाढ़ से प्रभावित। अब समझ लो कि बिहार में 38 जिले और 38 में से 28 जिले कहीं न कहीं बाढ़ से प्रभावित, और जो शेष बचा हुआ है वह सूखा से, कुछ जिलों को छोड़ दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में एग्रीकल्चर, आप चले जाओ, मान लो कि अपने ही जो तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट है पूर्वी चंपारण, अब पूर्वी चंपारण में आप कई सारे ब्लॉक का, चाहे बंजरिया ब्लॉक हो, ढाका ब्लॉक हो, कई सारे ब्लॉक का लोग बाढ़ के उसमें, जब मानसून के समय क्या होता है, बाढ़ आ जाता है और सारे फसल क्या होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। और बाढ़ से 1-2 डिस्ट्रिक्ट नहीं बल्कि कितने डिस्ट्रिक्ट प्रभावित हैं? तुम्हारे यहाँ तो समस्या कम भी है, मधेपुरा है, सहरसा है, सुपौल है, खगड़िया है, ये सब कोसी का इलाका है, और यहाँ बड़े पैमाने पर बाढ़ आते हैं, और जैसे बाढ़ आता है वैसे फसल नष्ट हो जाता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना गरीबी, कि आखिर ये बिहार में सर्वाधिक गरीबी क्यों है? तो एक तो एग्रीकल्चर पर इतनी ज्यादा निर्भरता, और दूसरा एग्रीकल्चर यहाँ पे सबसे निम्न स्थिति। कारण क्या है एग्रीकल्चर की? मानसून पर निर्भरता बहुत ज्यादा है, बाढ़ एवं सूखे की समस्या व्यापक है। अब यहाँ पर एक ग्रामीण क्षेत्रों से, अब बताओ कि बड़े पैमाने पर पलायन होगा कि नहीं होगा? इसीलिए आप देखोगे बिहार के, खास करके नॉर्थ बिहार के किसी भी विभाग में चले जाओगे, बड़े पैमाने पर यहाँ से लोग निकल करके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद में जाते हैं कमाने के लिए, क्योंकि अंतिम रूप से उनको अपना जीवन जीना है, लाइवलीहुड के लिए। तो आजीविका कमाने के लिए यहाँ से लोग क्या करते हैं, पलायन करते हैं। कारण क्या है कि जो थोड़ा बहुत उनके पास जमीन है, वो भी पता चला फसल लगाया, वो भी बाढ़ में डूब गया। और मानसून यदि इरेटिक हो गया, अनिश्चित हो गया, तो सूखे की समस्या हो गई। और मुख्यमंत्री का ये मानना है, और जो आपका साइंटिफिक जो डेटा आ रहा है, उसमें ये कहा जा रहा है कि पिछले 10 वर्षों से बिहार में बारिश लगातार कम होती जा रही है। ऐसे 112 सेंटीमीटर एवरेज चल रहा है, लेकिन इससे भी बारिश कम हो रही है। जो तुम्हारे यहाँ बाढ़ आ रहा है, वह बाढ़ तुम्हारी बारिश के कारण, बिहार में बारिश का नहीं बल्कि नेपाल में अत्यधिक बारिश के कारण हो रहा है। बिहार में तो लगातार बारिश जो है, रेनफॉल पैटर्न में कमी देखने को मिल रही है। तो मानसून पर निर्भरता, बाढ़ एवं सूखा। इसके बाद बताए थे कि एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट्स को प्रभावित करने वाले कारक तो मिट्टी है, और मिट्टी की जो गुणवत्ता है में एकरूपता का अभाव, ध्यान रखना। जो आपका क्वालिटेटिव सिमिलरिटी है वह नहीं मिलेगा। अब ये बता इतना मिट्टी की गुणवत्ता का अभाव, मिट्टी की गुणवत्ता सब जगह एक रूप नहीं मिलती है, कहीं मिट्टी उपजाऊ रहेगी, कहीं बंजर रहेगा। तो ऐसी स्थिति में भी क्या हो जाएगा कि एग्रीकल्चर के विकास प्रभावित होंगे नहीं होंगे। तो ये 3 बड़े कारण है, मानसून पर निर्भरता, बाढ़ एवं सूखा, मिट्टी की गुणवत्ता में एकरूपता का अभाव, ये प्राकृतिक कारण। ये क्यों? कहीं न कहीं नेचर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये प्राकृतिक कारण। दूसरा संस्थागत कारण, इंस्टीट्यूशनल रीजन से। अब कल बताओ जरा कि एग्रीकल्चर के विकास को प्रभावित करने वाले दूसरा कारक क्या लिखे थे? संस्थागत कारक। और लैंड रिफॉर्म से, भूमि सुधार से जुड़े हुए जितने सारे प्रावधान हैं, वह सब के सब संस्थागत कारणों में आते हैं। कल का यदि याद करोगे तो बताया था हमने क्या? चकबंदी, इसके बाद हदबंदी, इसके बाद लगान का नियम,
और समझा चुके थे कि चकबंदी मतलब भूमि का समेकन करना है। मान लो कि भूमि किसी का बिखरा हुआ है अलग अलग भागों में, तो उसको क्या करना है, एक जगह करना है। ठीक है, मान लो कि हमारे यदि 5 बीघे जमीन है और 5 बीघा अलग अलग फैला हुआ है, किसी और का 5 बीघे जमीन होगा, तो वहां से उसका लेकर के यहाँ पे, यहाँ से उसको लेकर के एक जगह उसको कंसोलिडेट कर दिया जाएगा। अब संस्थागत कारण हम बिहार के बारे में चूंकि देख रहे हैं यहाँ पे, और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि बिहार में जो भूमि सुधार कानून है, यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस बिहार में लैंड रिफॉर्म से जितने सारे लॉज बनाए गए वह लगभग असफल हो गए। उसके कारण हम लोग अलग देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी में। ठीक है, तो यहां पर संस्थागत कारण लिख लो। जोतों का छोटा आकार, स्मॉल लैंड होल्डिंग साइज, जोतों का छोटा आकार, स्मॉल लैंड होल्डिंग साइज। प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता, प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता तुम्हारा डेटा कह रहा है 0.09 हेक्टेयर। अब यहां पर समझ लो संस्थागत कारण में क्या है। एक तो तुम्हारा जोतों का छोटा आकार हो चुका है, बहुत स्मॉल लैंड होल्डिंग साइज। यहां जितने लोग बैठे हुए हैं तो लगभग एग्रीकल्चर से यदि कोई जुड़ा होगा तो देखेंगे कि धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो रहा है। पहले जिसके पास 10 बीघे जमीन थे 5 बीघे हो गए, 5 से 2.5 हो गए, 2.5 से 2 हो गए। अब तो किसी के पास 1 बीघा है, किसी के पास 1.5 बीघा है, किसी के पास 3 बीघे। और जब एवरेज निकालते हैं तो एवरेज कितना है प्रति व्यक्ति, देख रहे 0.09 हेक्टेयर। और कल बता चुके हैं कि लैंड होल्डिंग साइज जितना छोटा होगा एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लाना उतना ही कठिन हो जाएगा, क्योंकि छोटी जमीन पर भूमि का जब जोतों का छोटा आकार होगा वहां पर लैंड रिफॉर्म्स नहीं हो सकता है और न ही एग्रीकल्चर का मैकेनाइजेशन हो सकता है। आप पंजाब और हरियाणा में चले जाओगे तो देखोगे बड़े बड़े लैंड होल्डिंग साइज मिलेंगे और बड़े बड़े हार्वेस्टर काम करते रहते हैं। लेकिन किसी के पास 2 कट्ठा यहाँ पे, 4 कट्ठा यहाँ। एक तो हमारे यहाँ चकबंदी नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, आबादी इतना ज्यादा बढ़ गया कि जो जमीन पहले था उसका भी बंटवारा होता चला गया, तो लैंड होल्डिंग साइज कम हो गया। चकबंदी का मतलब होता है कि मान लो कि जमीन जो तुम्हारा बिखरा हुआ है, मान लो कि एक गांव के 3 लोग, तुम्हारे पास 5 बीघे, इनके पास 5 बीघे, इनके पास 5 बीघे। क्या ये एक जगह होता है जमीन? नहीं होता है। 10 कट्ठा वहां है, 1 बीघा वहां पे है, 8 कट्ठा वहां पे है। ये तुम्हारा बिखरा हुआ जमीन है। जब क्या किया जाए, तीनों के जमीन को मिला करके, यानी उनका ही 5 बीघा कहीं है, मान लो कि इस एरिया में हमारा पास 10 कट्ठा है और तुम्हारा भी 10 कट्ठा है, इस एरिया में 10 कट्ठा तुम्हारा है, उनका भी है, तो ये 10 कट्ठा तुमको दे दिया जाएगा ताकि तुम्हारा क्या हो जाएगा, 20 कट्ठा हो जाएगा। एक जगह जमीन तुमको उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, फिर उनको भी क्या होगा, तुमसे जमीन लेकर के उनको दे दिया जाएगा, तो एक जगह क्या हो जाएगा, लैंड होल्डिंग साइज इनका बड़ा हो जाएगा। उसी को चकबंदी कहते हैं। पंजाब हरियाणा में काफी सफल रहा, इसलिए वहां पर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हुआ और ग्रीन रिवॉल्यूशन किया है। लेकिन बिहार में सफल नहीं रहा ये। तो एक तो चकबंदी नहीं हुआ और दूसरा आबादी बढ़ने के कारण लैंड होल्डिंग साइज लगातार क्या होता चला गया, कम होता चला गया। अब देख रहे हो डेटा क्या कर रहा है, 0 अब बताओ इसमें कौन सा सुधार करोगे। एवरेज तुम्हारा 0.09 हेक्टेयर जमीन पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब कहते हैं कि खेती लाभ का सौदा नहीं, तो लाभ का सौदा कहां से होगा। तुम्हारे पास जो है जोतों का इतना छोटा आकार हो गया कि तुम कोई बड़े सुधार कर ही नहीं सकते। 3 कट्ठे 4 कट्ठे जमीन में क्या बड़ा हार्वेस्टर चलेगा, ट्रैक्टर चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो ये बड़ी समस्या है यहाँ पे। इसके बाद जोतों का छोटा आकार के बाद लिख लो नेक्स्ट, चकबंदी की व्यवस्था में, यानी चकबंदी का ना होना या लैक ऑफ कंसोलिडेशन,
चकबंदी का अभाव, लैक ऑफ कंसोलिडेशन, चकबंदी का अभाव। अब यहां पर क्या है कि चकबंदी व्यवस्था यानी जितने भी, ध्यान रखना, तुम्हारा भूमि सुधार से जितने जुड़े हुए कानून थे वह सब केंद्र स्तर पे आफ्टर इंडिपेंडेंस बना, लेकिन लगभग ये बिहार में असफल हो गया। और इसी कारण से बिहार में न तो चकबंदी हो पाया, न तो हदबंदी हो पाया, लैंड सीलिंग भी यहाँ पे नहीं हो पाया था। आप 60-70 के दशकों में देखते किसी के पास 500 बीघे जमीन है, किसी के पास 5 कट्ठा जमीन भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अब तो आबादी इतना बढ़ गई कि जिसके पास 500 बीघा जमीन था वो कम होते होते आ गया 5 बीघा, आगे नहीं आ गया। तो हदबंदी कानून तो अब लागू नहीं हो सकता है, लेकिन चकबंदी बताया था कि बहुत तेजी से बिहार गवर्नमेंट इस दिशा में आगे बढ़ रही है। और इसी कारण से क्या हुआ है कि चकबंदी न होने से और भूमि सुधार न होने से बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर भूमि विवाद है, लैंड डिस्प्यूट। और कल हमने ये भी बताया था कि बिहार में 40% लगभग क्राइम वह भूमि विवाद से जुड़े होते हैं। पता चला कि मेड के लिए गोली चल रहा है, मर्डर हो गया। कारण क्या है कि सही से रिफॉर्म्स नहीं हो पाया। अब जाकर के सरकार क्या कर रही है, जो बिहार गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि पहले तो लैंड रिकॉर्ड को डिजिटल करो, कंप्यूटर में उसको स्थापित करो। अब लैंड रिकॉर्ड का जब डिजिटलाइजेशन होगा तो आपसे अब रिकॉर्ड्स मांगा जाएगा कि आप बताइए जो जमीन का मालिकाना हक रखे हुए हैं, आप उसका कागजात मुझे दीजिए ताकि हम उस रिकॉर्ड को डिजिटल करें। और बहुत बताया था कि बहुत सारे सरकारी जमीन, जिसको बिहार में गरमजरुआ जमीन कहते हैं, वह कहीं ना कहीं कोई ना कोई भूस्वामी के कब्जे में है। ये जमीन सरकार के पास आएगा। और जो तुम्हारा चंपारण का इलाका ऐसा है कि चंपारण क्षेत्र में सबसे ज्यादा लैंडलेस लोग हैं, भूमिहीन लोग। इसीलिए यहाँ पर जो सरकार की स्कीम कई सारे हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसके पहले इंदिरा आवास योजना था। तो प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत तेजी से आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रही है कि बहुत लोगों के पास क्या है, घर बनाने के लिए जमीन ही नहीं, वह कहीं ना कहीं छोटे मोटे सरकारी जमीन पर रहते हैं। जब उनको मालिकाना हक मिल जाएगा तभी तो वो घर बनेगा वहां पे। तो सरकार का यहाँ पर कई सारे पर्पस है। एक तो लैंड रिकॉर्ड को डिजिटल करके भूमि विवाद को कम करना, जो गरमजरुआ जमीन किसी न किसी के कब्जे में है उसको लेकर के भूमिहीनों को देना। और तीसरा, जब लैंड रिकॉर्ड डिजिटल हो जाएगा तो चकबंदी करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तब चकबंदी के लिए फिर कानून आएगा, और ये आने वाले समय में होगा जरूर, क्योंकि बिहार, हाँ, सर्वे शुरू हो गया है। लैंड सर्वे बहुत तेजी से पूरे बिहार में चल रहा है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा दोष दिखाई दे रहा है, क्योंकि इससे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट उसी में लिख लो, भूमि सुधार कानून लागू न हो पाना। भूमि सुधार कानून लागू न हो पाना, नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। भूमि सुधार कानून का लागू न हो पाना, भूमि सुधार कानून लागू न हो पाना, नॉन इम्प्लीमेंटेशन, भूमि सुधार कानून का लागू न हो पाना। तो ये प्राकृतिक कारण समझ में आ गया, कोई डाउट? ये संस्थागत कारण है जिसके कारण बिहार का एग्रीकल्चर पिछड़ा हुआ है। अब आपको समझ में आएगा कि आखिर हमारा बिहार क्यों पिछड़ा हुआ है। एक तो एग्रीकल्चर पिछड़ा हुआ है क्योंकि 70% आबादी एग्रीकल्चर पर निर्भर है, तो लोग भी पिछड़े हुए रहेंगे। और कारण क्या क्या है, तो मानसून पर निर्भरता, बाढ़ एवं सूखा की समस्या, मिट्टी की गुणवत्ता में गुणवत्ता का अभाव, संस्थागत कारण में जोतों का छोटा आकार, प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता 0.09 हेक्टेयर, चकबंदी की व्यवस्था नहीं, भूमि सुधार कानून का लागू न हो पाना। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? अब यहाँ पर देखो, पहला कारण क्या हो गया, प्राकृतिक कारण हो गया, दूसरा हो गया तुम्हारा संस्थागत कारण, तीसरा क्या हो जाएगा, थर्ड
वही जो संरचनात्मक कारण, कल जो फैक्टर देख रहे थे तो कारण हो जाएगा यहाँ पे संरचनात्मक कारण।